गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 थी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हमने कल क्लास में पढ़ा था रिजिड रोटोर निर्दृढ़ घूर्णक है, उसके बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक रहेगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल एक बार पहले भी लिखवा दिया। उसमें सिलेक्शन रूल था डेल एल की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें +-1 रहेगी। वो था कॉमन सिलेक्शन रूल। अब जो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कणन जो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इन सभी का सिलेक्शन रूल है वो अलग अलग रहेगा। हम पढ़ रहे हैं, कल हमने स्टार्ट किया था घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एग्जाम्पल है, सॉरी उसका जो सिलेक्शन रूल है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एग्जाम में यदि ऐसे है कि हमें घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या लिखना है, सिलेक्शन रूल लिखना है, तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं। तो वे संक्रमण ही अलाउड होते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलाउड यानी अनुमत संक्रमण होते हैं। जो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे वो तो क्या दर्शाएंगे, घूर्णन स्पेक्ट्रा बनाएंगे। और जो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो घूर्णन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है वो रहेगा आपके कि डेल जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसमें 0 या फिर +-1 के बराबर इसमें होनी चाहिए। डेल जे की वैल्यू 0 या +-1 के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में कई बुक्स में ये लिखा है कि डेल जे की वैल्यू 0 नहीं हो, केवल क्या हो, +-1 हो। तो डेल जे की वैल्यू क्या मानेगी है, +-1। और डेल म्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू मानेगी थी 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है। ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ मिलेगी +-2, +-3, +-4 भी हो सकती है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू होती है डेल न्यू की वैल्यू, ये वाली जो आती है +-2, +-3 या +-4 होती है, तब उसमें क्या होता है कि इनकी इंटेंसिटी या तीव्रता, ऐसे संक्रमण जिनमें डेल न्यू की वैल्यू +-2, 3, 4 आती है, वे कम इंटेंसिटी के साथ में होते हैं, इसलिए वे दिखाई नहीं देते हैं। तो ये वाली लिखी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हम 0 और +-1 ही मानते हैं। तो घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल में लिखा जाएगा कि डेल जे की वैल्यू +-1 होनी चाहिए और डेल न्यू की वैल्यू 0 या फिर +-1 की होनी चाहिए। डेल जे और डेल न्यू का मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें संक्रमण कर रहा है, तो इस लेवल और इस लेवल की फ्रीक्वेंसी में अंतर डेल न्यू कहलाएगा, और इस लेवल और इस लेवल की जे की वैल्यू में अंतर डेल जे कहलाएगा। अब इसमें आता है कि डेल जे क्या है, तो डेल जे यहाँ पे क्या रहेगा, रोटेशन क्वांटम नंबर। कल भी लिखा था हमने इसको, रोटेशन क्वांटम नंबर यानी घूर्णन क्वांटम संख्या वो कैपिटल जे से लिखी जाएगी, और इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, +-1 का। और वे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होने वाले वे संक्रमण जो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं वे अलाउड ट्रांजिशन या अनुमत संक्रमण कहलाएंगे। तथा वे संक्रमण जो इस सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते हैं वे घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रतिबंधित संक्रमण कहलाएंगे। और ऐसे संक्रमण संपन्न तो होते हैं, लेकिन वे लो इंटेंसिटी या कम तीव्रता के साथ में संपन्न होते हैं, इस कारण से वो हमें दिखाई नहीं देते। दिखाई कौन से देंगे, केवल अलाउड ट्रांजिशन है वो ही यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये रहेगा इसमें सिलेक्शन रूल का फॉर्मूला। अब देखें इसमें आता है कि सिलेक्शन रूल में डेल न्यू की वैल्यू, जैसे जे लेवल से हम J+1 में जा रहे हैं, जे से J+1 में जाएंगे ना, तो डेल जे यानी इसके जे में अंतर और इसके जे में अंतर, यदि ये 1 है तो ये 2 है, तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 1 का हो गया, तो ये अलाउड है। यदि हम ये इसको जे को 2 माने तो ये J+1, 2 + 1 3 हो जाएगा, इसको 3 माने तो ये 4 हो जाएगा। यानी एक जे लेवल से नेक्स्ट जे लेवल में जाने पर फ्रीक्वेंसी का अंतर है वो हम कैलकुलेट करते हैं 2b J+1 से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे b क्या रहेगा अपना, रोटेशनल कांस्टेंट रहेगा। और कल इसकी वैल्यू हमने लिखी थी, b की वैल्यू आई थी अपनी h²/π²IC, ये वैल्यू कल अपनी आ गई थी। तो कोई भी दो लेवल है एनर्जी लेवल घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उनके बीच में फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 2b/J+1 से ज्ञात किया जाता है। यदि ये 1 है और ये 2 है तो J की वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए 1 आएगी, 1 और 1 2, 2 को इस 2 से गुणा किया तो अंतर कितना आएगा, 4b, ठीक है।
और यदि हम जे 0 से लेकर के +1 में जा रहे हैं, जे 0 है तो जे +1 1 रहेगा। यहाँ से इसमें जाएंगे तो जे की वैल्यू तो कौन सी मानी जाएगी, ये वाली 0 मानी जाएगी। 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 2 से गुणा किया तब भी क्या आएगा 2। तो जे बराबर 0 से लेके 1 में गए, जे डेल वी की फ्रीक्वेंसी 0 से 1 में जाने पे आएगी 2b बार। डेल म्यू की वैल्यू 1 से लेके 2 में जाएंगे तो आएगी 4b बार, और 2 से 3 में जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, आ जाएगी 6b बार। यानी कि प्रत्येक जे की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में जो अंतर है वो 2b से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी दो एनर्जी डिफरेंस है, दो एनर्जी लेवल है, उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 2b के बराबर रहेगा। 2b के बराबर रहेगा तो ये बढ़ता बढ़ता ये प्रत्येक लेवल में 2b से बढ़ जाएगा। तो इस बार 2b 4b 6b 8b ऐसे आगे जाते जाएंगे। तो ये रहेगा घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल, जो कि 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी देखिए, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में क्या आएगा कि जो संक्रमण अपने होते हैं, लाउड संक्रमण होते हैं, उन संक्रमण में जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है उसको ज्ञात किया जाता है। एक समीकरण रहेगी इसके लिए, डेल म्यू अभी पीछे लिखी थी ना सिलेक्शन रूल में, वही समीकरण है। फॉर्मूला बनेगा इसका 2b बार j+1, ये रहेगा उसका फॉर्मूला 2b बार j+1। तो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रमी लाइनें बनती हैं, उन स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता को, म्यू को यहाँ पे तीव्रता मान रहे हैं, उनकी तीव्रता को हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब आता है कि जो स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, उनको दो कारक प्रभावित करें। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता को इस समीकरण से ज्ञात करेंगे, और स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता को दो कारक प्रभावित करते हैं। दोनों कारकों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट कारक रहेगा वो तो कौन सा रहेगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फर्स्ट कारक है, जिसे हिंदी में बोला जाएगा यहाँ पे आबादी। पॉपुलेशन किस प्रकार से स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को प्रभावित करेगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन का मतलब है किसी एनर्जी लेवल में उपस्थित अणु, परमाणु या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जा रहे हैं, मान लीजिए J = 0, इस लेवल का घूर्णन क्वांटम नंबर 0 है, इस लेवल का 1 है, और इस लेवल का कितना आ गया, 2 आ गया। आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों लेवल्स के बीच जो स्पेक्ट्रमी लाइनें बनेगी, उन स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता को हम किससे बोलेंगे, 0 से 1 में जा रहा है, जे 0 है, j+1 1 है, 0 से 1 में जाएगा तो ज्ञात किससे करेंगे, 2b, जे तो क्या आ गया 0, 0 में 1, तो 2b बार इनके बीच की क्या रहेगी, स्पेक्ट्रमी की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। अब इसमें क्या आता है, अपना फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, 2b बार ये आ गया। अब आता है कि इस एनर्जी लेवल में जो अणु, परमाणु या आयन उपस्थित हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, इस लेवल की आबादी बोलेंगे। अब इस लेवल में भी कुछ अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होंगे, वो इस लेवल की आबादी कहलाएगी। इस लेवल वाले इस लेवल की आबादी कहलाएगी। तो आबादी होती क्या है, किसी भी लेवल में उपस्थित, किसी भी अलग अलग एनर्जी लेवल प्रेजेंट होंगे इस प्रकार से, तो किसी भी एनर्जी लेवल में उपस्थित अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, उस लेवल की आबादी या पॉपुलेशन कहते हैं। और जिस लेवल में अणुओं की आबादी या स्पेक्ट्रम दर्शाने वाले अणुओं की संख्या या आबादी जितनी अधिक होगी, वहां पे बनने वाली स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या और तीव्रता उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे या फिर 20 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, तो 20 मॉलिक्यूल यहाँ से इस लेवल में जाएंगे तो 20 तो जाएंगे नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 10 चले गए। अब इस लेवल में J=1 लेवल में तो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ से संक्रमण करके यहाँ गए थे, वही तो है ना। तो इस लेवल की आबादी J=1 की पॉपुलेशन इससे क्या होगी, कम होगी।
तो जब स्पेक्ट्रम दर्शाने वाले या संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या ही कम होगी तो वहां पे स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या भी कम होगी और स्पेक्ट्रमी लाइनों की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, वो भी क्या होती है, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे केवल 10 ही अणु बच गए अपने पास में, यहाँ पे 20% थे, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट लेवल में इस 10 में से क्या जाएंगे, 5 जाएंगे, पूरे नहीं जाते। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे मैंने लिख दिया 20 में से 10 जाएंगे, एवरेज निकाला 20 में से 10 गए, 10 में से क्या चलेंगे, 5 चलेंगे। जैसे जैसे ऊपर एनर्जी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उन लेवल में उपस्थित अणुओं की संख्या कम होती जा रही है। अणुओं की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता कम होती जाती है। तब हम लिखेंगे कि किसी भी एनर्जी लेवल में उपस्थित पॉपुलेशन यानी आबादी यानी उस लेवल पे उपस्थित अणु, परमाणु या आयनों की संख्या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की क्या रहती है, समानुपाती होती है। ये फॉर्मूला हमने बना लिया इस सारे को देख करके। अब इसमें नेक्स्ट में क्या आता है कि मान लीजिए जे बराबर 0 लेवल में उपस्थित अणुओं की संख्या n0 मान लिया, और इस लेवल में उपस्थित अणुओं की संख्या को हमने क्या मान लिया, इस लेवल की नहीं तो हम मान लेंगे कि लास्ट में चल करके कोई लेवल आएगा जे, उस लेवल में उपस्थित अणु, परमाणु या आयनों की संख्या उसको हम nj मान लें। तो इसमें जो जो ग्राउंड स्टेट है जिसके लिए जे की वैल्यू 0 है, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या या आबादी n0 को हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, ए की पावर माइनस में ej अपॉन में kt। ये रहेगी समीकरण नंबर 1। तो लास्ट में इसमें क्या लिखा जाएगा कि ग्राउंड स्टेट यानी जे बराबर 0 वैल्यू वाले लेवल में उपस्थित अणुओं की संख्या वहां की आबादी n नोट को निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो n0 इस लेवल में उपस्थित आबादी या पॉपुलेशन, और nj रहेगी जे लेवल में उपस्थित अणुओं की संख्या या आबादी। अब यदि हम इस nj को इस साइड ले जाएं तो ये n0 के नीचे लिखा जाएगा, यहाँ गुणा में भाग में लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी अपने eg अपॉन में kt। ये बनेगी समीकरण नंबर 2। तो इसमें क्या, ये समीकरण नंबर 2 किसको शो करी है कि जे बराबर 0 लेवल में उपस्थित और जे बराबर जे लेवल में उपस्थित जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसकी रिलेटिविटी को एक के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको इस समीकरण की सहायता से यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। ये रहेगी आपकी फर्स्ट प्रभावित करने वाला कारक, आबादी या पॉपुलेशन। आगे समझ में, तो पॉपुलेशन स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या रहेगी, समानुपाती रहेगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकंड फैक्टर जो प्रभावित करने वाला कारक है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को, वो रहेगा सेकंड फैक्टर रहेगा पॉसिबिलिटी ऑफ डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता की या अपभ्रंश की संभावना, ऊर्जा स्तरों में अपभ्रंश की संभावना। अब आती है कि ऊर्जा स्तरों में अपभ्रंश या डीजनरेसी का मतलब क्या है। मान लीजिए कि ईजे एनर्जी है, सेम एनर्जी वाले दो लेवल है, इसकी एनर्जी भी ईजे है और इसकी एनर्जी भी ईजे है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे कि दोनों एनर्जी लेवल आपस में क्या है, डीजनरेट है, डीजनरेट एनर्जी लेवल कहलाएंगे। तो ऊर्जा स्तरों में डीजनरेसी का मतलब क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि समान ऊर्जा वाले स्तरों को, समान एनर्जी वाले एनर्जी लेवल को डीजनरेट एनर्जी लेवल या समभ्रंश ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो वे लेवल्स जिनकी ऊर्जा समान होती है वे डीजनरेट एनर्जी लेवल्स कहलाएंगे, और डीजनरेट एनर्जी लेवल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो स्पेक्ट्रमी लाइनों की तीव्रता अपने आप ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो डीजनरेसी का मतलब होता है कि समान ऊर्जा वाले एनर्जी लेवल्स को क्या बोलेंगे, डीजनरेट एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे बोलेंगे। अब एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को कल हमने रिजिड रोटर माना था ना, उस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं, E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा से हम इसको शो कर देंगे। किसी भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसको हम यहाँ पे रिजिड रोटेटर मान रहे हैं उसकी एनर्जी को हम इस समीकरण से शो कर सकते हैं।
तो ये होगी उसकी एनर्जी। अब यदि हमें उसका मोमेंटम देखना हो, एंगुलर मोमेंटम देखना उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, तो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम किससे लिख देंगे, मान लीजिए हम एल से लिख देंगे, पी से भी लिख सकते हैं। एल से लिख दिया तो एल इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे आई ओमेगा होता है। अब इस समीकरण को आगे हम एक्सटेंड करें तो इसको आई से ही हमने गुणा कर दिया और आई से ही हमने इसमें भाग दे दिया। आई 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 स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर बनेगा आई ओमेगा इंटू एक स्क्वायर, ये तो स्क्वायर था ही, आई आई मिलके आई स्क्वायर बना ले, नीचे बचेगा 2 और ये आई। अब अपने को पता है एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई के आई ओमेगा होता है, इसकी स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे पे स्क्वायर है, तो इस पूरे स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे ई जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में 2i। अब हमें इसकी याद करनी है कि एंगुलर मोमेंटम इसका कितना है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 2i इस साइड रहेगा तो ये बनेगा ई 2i, या फिर इसको इस प्रकार से लिखे 2e आई। ठीक है, एल स्क्वायर की वैल्यू अपन अकेले एल की वैल्यू याद करें तो ये वाला इसके ऊपर रूट बनाएगा, तभी क्या बनेगा, रूट में 2e के बराबर ये समीकरण आ जाएगी। तो इस समीकरण से हम एंगुलर मोमेंटम याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इस समीकरण में और क्या चेंज होगा। इस समीकरण में जो ई की वैल्यू आई है वो हम कल वाली समीकरण थी, ई की वैल्यू एनर्जी की एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर आई सी, ये अपनी एनर्जी की वैल्यू थी। उसके साथ में क्या था, जे जे प्लस बना हुआ अपना माइनस, पूरे को हम बी लिख रहे थे, ई की जगह ये पूरा रख देंगे तो क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू रूट में 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन में एट पाई स्क्वायर आई सी, उसके साथ में क्या है जे जे प्लस 1 और उसके साथ में यहाँ पे क्या है आई है। एच स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एच बना लेगा, 2 को इससे काट देंगे 4 बनेगा, 4 रूट से बाहर आएगा 2 बनाएगा, पाई स्क्वायर का पाई बनेगा, बच गया आई सी वो इसके अंदर ही रह जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा लास्ट में जे जे प्लस 1 आई सी आई कैंसिल हो गया, ये बनेगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं। यदि एच अपॉन में 2 पाई को हम एच कट के फॉर्म में लिखे तो ये बनेगा एच कट जे जे प्लस 1। इस समीकरण ये कल पे आई थी यही समीकरण अपनी, तो इस समीकरण से हम उसका एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगी इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में, और जो ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे वो किसके बीच में बनेगा, वो बनेगा एन नोट अपॉन में एन जे और जे के बीच में बना लो, चाहे अपन उसको ग्राफ को एन जे अपॉन में एन नोट और जे के बीच में ग्राफ बना लें, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो ग्राफ हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, जैसे इस पर यहाँ से 0 की वैल्यू है 1 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2 3 4 यहाँ बढ़ते जाए, तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इस साइड में चल रहे हैं अपन, ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें आता है कि इस ग्राफ में जहाँ पे हमें जे की वैल्यू अधिकतम प्राप्त होती है उसे हम जे मैक्सिमम से प्रदर्शित करते हैं, एन जे अपॉन में एन नोट, यानी इन दोनों लेवल्स में अणुओं की संख्या का अपेक्षित अनुपात और जे रोटेशन क्वांटम नंबर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। और इस ग्राफ में जे की जहाँ भी हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है उसे जे मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। उसके निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा के टी अपॉन में 2b बार एच सी माइनस में 1 अपॉन में 2, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम जे मैक्सिमम की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा इसमें स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तो ये दोनों ही स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, चाहे पॉपुलेशन से देखें चाहे एनर्जी लेवल्स में डिजेनरेसी के देखें, ये किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन से, किसी भी एनर्जी लेवल्स में उपस्थित जो अणुओं की संख्या उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ये था आपका स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। उसके बाद में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे बोल्ट्जमान का वितरण नियम। ठीक है, आज के लिए इतना है।